हेलो फ्रेंड्स, ये एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वन दरोगा स्पेशल क्लास के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे, जो कि वनीकरण और कृषि वानिकी से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। काफी सिंपल चैप्टर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले वनीकरण क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मनुष्य द्वारा भूमि पर, विस्तृत भूमि पर जो वृक्ष या वृक्ष समूह लगाए जाते हैं उसी को वनीकरण का ये कहा जाता है। मतलब वही प्रक्रिया आपकी वनीकरण कहलाती है। इसमें उपयोगी पौधे से लेकर कई तरह के वृक्ष लगाए जाते हैं, और जो कि किसमें सहायक होते हैं? आपके मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, इन सभी में ये सहायक होते हैं पेड़ पौधे। तो यहाँ पर वनीकरण की यही प्रक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पर वनोन्मूलन क्या है? तो यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से यहाँ पर देखा जाए तो पेड़ पौधों को काटना ही आपका वनोन्मूलन कहलाता है। इसके अंतर्गत और भी चीजें हैं, जैसे जो जंगल में आपका बार बार पेड़ों की काट छांट की जाती है, पेड़ जो होते हैं गिर जाते हैं, और जंगल के कूड़े करकट को साफ कर देना। इसके अलावा मवेशियों का चरना और जंगल में घूमना और नए पौधों के साथ छेड़छाड़ करना, जैसे कोई नया पौधा होगा उसको उसकी पत्तियां खा जाना, तो ये सब वनोन्मूलन के अंतर्गत आता है। इस तरह आपका वन का विकास नहीं हो पाता है, और ये प्रक्रिया वनोन्मूलन कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो भूमि आपकी होती है वहां से पेड़ यदि काट लिया गया, जंगल साफ कर दिया गया, तो वो बंजर भूमि में एक प्रकार से बदल जाती है। तो ये सिस्टम यहाँ पर चलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वनीकरण के लाभ के बारे में जानते हैं, क्योंकि वनीकरण एक जो है जंगल बढ़ाने या वन बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो उसके क्या लाभ मिलते हैं? तो यहाँ पर सभी को इसका पता होगा लाभ। अधिकतर यहाँ पर कॉमन लाभ है, जैसे लकड़ी, चारे और फल की आपूर्ति। ये सब जैसे ज्यादा जंगल है तो थोड़े मात्रा में हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, वहां पर लकड़ी, फल, चारे ये सब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वन्य जीव की सुरक्षा भी होती है। वन लगाएंगे तो वहां पर वन्य जीव भी रहेंगे, चिड़िया, पक्षी, पेड़ पौधे की नई प्रजातियां वहां पर विकसित होंगी। मृदा अपरदन को रोकना, मिट्टी का कटाव कम होगा यदि आप पेड़ पौधे लगाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, जलवायु को स्थिर रखना। जलवायु भी आपका एक प्रकार से, क्योंकि वातावरण इससे ज्यादा हानि नहीं पहुंचेगी, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो जलवायु भी आपका स्थिर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर पेड़ लगाने की है कि यहाँ पर जंगल जो काम करते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वर्षा में सहायक पेड़ जो है जहां लगाएंगे वहां पर बादल को आकर्षित करते हैं, तो वहां पर वर्षा भी काफी होगी। और वर्षा देखिए भूमिगत जल के लिए काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भूमिगत जल का स्तर यदि घटेगा तो यहाँ पर पानी की जो है आपूर्ति बाधित हो जाएगी। वहां पर फिर जनसंख्या शुद्ध पानी को नहीं पी पाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर हवा को साफ रखते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब अपने अंदर सोखते हैं, तो इस तरह आपका वातावरण साफ रखता है। नेक्स्ट यहाँ पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। देखिए, जहां भी पेड़ पौधे की अलग अलग किस्में हैं, प्रजातियां, जंगल जो है काफी दूर में फैले हुए हैं, उसके बीच से रोडें जाती हैं, सड़कें जाती हैं, तो उन सब में क्या सैलानियों का आवागमन होता रहता है। तो इस तरह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी ये बनते हैं, क्योंकि हरियाली सभी को पसंद है। हरा भरा शांत वातावरण ये अगर मिलता है तो सभी को यहाँ पर अच्छा लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मरुस्थलीकरण में कमी आती है। और मरुस्थलीकरण क्या होगा? जहां पर बिल्कुल कुछ भी चीजें नहीं उगती हो, हरियाली बिल्कुल ना हो, वो आपका मरुस्थलीकरण होता है। और लेकिन ये अभी पेड़ पौधे आप लगाएंगे तो वहां पर मरुस्थलीकरण नहीं होगा। जड़ी बूटियां देखिए, यहाँ पर जंगलों में ही इंपॉर्टेंट सभी जड़ी बूटियां होती हैं, तो इससे काफी फायदा मिलता है जंगलों से। पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता भी जंगल से हो जाती है। एक प्रकार से यदि ज्यादा घने जंगल होंगे, ज्यादा जंगल होंगे, तो पशुओं के लिए चारा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और चारा ले आएंगे तो वहां पर ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा जंगल पेड़ पौधे होंगे तो थोड़े चारे से आपका जंगलों को नुकसान नहीं होगा, और इससे आपके पालतू पशु भी, उनका भी पेट यहाँ पर भरेगा। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, वनीकरण की एक मियावाकी पद्धति होती है, जो कि यहाँ पर जापान की पद्धति है। इसमें क्या होता है कि देखिए, घर के आसपास या कहीं भी आपका जहाँ खाली जो स्थान पड़ा हुआ है, या कोई बड़ा स्तर पर कोई खाली स्थान पड़ा हुआ है जो कि बंजर है, उसमें पेड़ पौधों को लगा देना, यही आपकी मियावाकी पद्धति के अंतर्गत आता है। और ये एक प्रकार से इस प्रकार की पद्धति है कि इसमें आमतौर पर जंगलों के पारंपरिक विधि से उगने में कम से कम 100 वर्ष लगता है, जबकि मियावाकी पद्धति में उन्हें केवल 20-30 वर्षों में उगाया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रतिपूरक वनीकरण देखिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, प्रतिपूरक वनीकरण का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए यही आएगा, प्रतिपूरक वनीकरण का आशय क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका देखिए विकास किस लिए किया गया है? आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए काटे गए वनों के स्थान पर नए वनों को लगाना ही आपका क्या प्रतिपूरक वनीकरण कहलाता है। जैसे जंगल में यदि ढेर सारे पेड़ यहां पर काटे गए, आपके इन सबको काटा गया, तो ज्यादा स्तर पर काट दिया गया है, तो फिर उनको पेड़ को या तो वहीं पर लगाइए, या कोई खाली स्थान है वहां पर जो है जिन्होंने काटा है, या सरकार भी यदि काटती है तो उसको लगा दी जाती है पेड़ को। तो यही आपका प्रतिपूरक वनीकरण कहलाता है। इससे क्या होगा कि संतुलन बना रहेगा आपका जंगलों का भी और पेड़ पौधों का भी। तो ये सब चीजें हैं, और जैव विविधता का संरक्षण भी इससे होता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में क्या है, जब भी खनन या विकास जैसे गैर वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए यहाँ पर भूमि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कभी कभी कोई भूमि क्या होती है, जैसे कोई रेल मार्ग हो गया या कोई सड़क बन रही है, उसके रास्ते में कई सारे पेड़ वगैरह आ जाते हैं, तो उनको काट दिया जाता है। अब उनको काटा गया है तो दोबारा उसको या तो उसी के किनारे बोएं या कहीं और पेड़ पौधे जरूर लगाया जाता है। तो इसीलिए ये सब आपका प्रतिपूरक वानिकी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह आपका, और यहाँ पर भूमि के दोगुने के बराबर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण करना होता है, यानी कि जितना आपने काटा है और जितने एरिया पर, उससे ज्यादा, उससे दोगुना एरिया पर आपको पेड़ लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्रतिपूरक वनीकरण
वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, ये कैंपा आपका है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, फुल फॉर्म यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म इसका जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, कैंपा इसको कहा जाता है। केंद्र और राज्य सरकार यहाँ पर देखिए दोनों के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र प्रदान करना इसका जो कार्य होता है, और ताकि वन भूमि के बदले जारी की गई राशि कुशल और पारदर्शी तरीके से शीघ्र उपयोग इसका सुनिश्चित हो सके। यानी वन से जो सरकार जो होती है, स्टेट सरकार या केंद्र सरकार वनों से जो लाभ अर्जित करती है, जिसमें क्या होता है प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा अधिनियम एक अच्छी तरह से परिभाषित संस्थागत तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित करके गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के विचलन के प्रभाव को कम करता है। यानी कि जो चीजें यहाँ पर पेड़ वगैरह काटे गए हैं उनको लगवाने का ये काम करती है। इसके अलावा कैंपा यह सुनिश्चित करता है कि गैर वन उद्देश्यों के लिए भूमि के डायवर्जन से जारी की गई धनराशि का उपयोग शीघ्र और पारदर्शी तरीके से हो। इसके अलावा जो भी वनों से जो धन अर्जित किया गया उसका उपयोग इन्हीं कार्यों में किया जा सके, ये नहीं कि किसी और कार्य में आपने लगा दिया। तो ज्यादा से ज्यादा विकसित इनको करने में किया जाए, जैसे कुछ नियम कानून या पेड़ पौधे जो है इसके अंतर्गत विकसित किया जाए, तो ये सब चीजें आती हैं। और ये कानून आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के तहत आती है, यानी कि जो है भारत सरकार के तहत भी ये आता है और जो स्टेट वगैरह है उनमें भी ये कैंपा लागू रहता है। कैंपा कानून के उद्देश्य यहाँ पर देखिए क्या है। कैंपा कानून भूमि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए वनीकरण विकास गतिविधियों को बढ़ाता है। इसके अलावा कैंपा कानून राज्य के लिए प्रभावी दिशा निर्देश देता है। यह राज्य अंतर केंद्र के बीच मुद्दों को हल करने में भी मदद करता है। जैसे कभी कभी जंगलों वनों को लेकर विवाद होता है केंद्र और राज्य के बीच, तो उसको भी ये हल करने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए उन उपायों की सिफारिश करता है जो कैंपा के अधिकारियों के रणनीति योजना पर आधारित हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यह राज्य कैंपा के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी द्वारा आवश्यक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और अन्य आवश्यकताओं के संदर्भ में सहायता उपलब्ध कराता है। स्टेट कैंपा भी वही आपका है जो ऊपर दिया गया आपका। राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैंपा का उद्देश्य प्राकृतिक वनों के संरक्षण, वन जीवन के प्रबंधन, क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास, अन्य संबंध गतिविधियों के लिए गतिविधि में तेज लाने के लिए ये जो है इसको निर्माण किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह आएगा कि कैंपा का उद्देश्य क्या है, ये आ सकता है या कैंपा का फुल फॉर्म आ सकता है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैंपा किसमें कार्य करती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत या दोनों के अंतर्गत, तो दोनों के अंतर्गत यहां पर आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर देखिए प्रतिपूरक वनीकरण के बारे में आपने समझ ही लिया था, जो वन काटे जाते हैं उनके स्थान पर दोबारा पेड़ पौधे बोकर वन को तैयार करना, तो ये आपका प्रतिपूरक वनीकरण है। और प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक 2016 विकास कार्यों के नाम पर काटे जाने वाले वनों के स्थान पर नए वनों को लगाने हेतु धन की व्यवस्था करता है। तो ये आपका जो यहाँ पर कोष है प्रतिपूरक वनीकरण कोष, जैसे पेड़ तो काट लिया, अब उसके लिए नए पेड़ लगाएंगे तो धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए ये बना हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रतिपूरक वनीकरण कोष विधेयक 2016। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कैंपा अधिनियम 2016 यहाँ पर आपका है, इसके अंतर्गत कुछ चीजें दी गई हैं। वन क्षेत्र के नुकसान की भरपाई और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत सरकार एक अच्छी तरह से परिभाषित अधिनियम जिसे कैंपा कहा जाता है, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के रूप में जाना जाता है। यह कानून भारत के सार्वजनिक खाते के तहत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते के तहत एक प्रतिपूरक वन रोशन कोष की स्थापना करता है। तो यहाँ पर एक कोष भी बनता है, कोष मतलब धन जिसमें संग्रहित हो, जो भी वन से रिलेटेड धन आया या जो भी टैक्स लगा रहता है वो सब धन आपके वनों से रिलेटेड जो टैक्स होते हैं वो सब इसी कोष में आपके जाए, तो ये आपका इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य को वनीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई वैकल्पिक भूमि में नए पेड़ लगाने के लिए कंपनी को भुगतान करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नए पेड़ लगाने के लिए भी पैसे यहाँ पर दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कैंपा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार एक कंपनी जो वन भूमि को डाइवर्ट करती है उसे प्रतिपूरक वनोरोपण के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करनी चाहिए। यहाँ पर जैसे कोई जमीन है जिसको इस कंपनी खरीद लिया है, वहां पर जंगल थे, तो अब वो क्या करेगी, जंगलों को साफ करेगी, तो इसके लिए वन जो वृक्ष वहां पर थे दोबारा, क्योंकि इस नियम के अनुसार आपको वनीकरण यानी पेड़ पौधे दोबारा लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए भूमि जो प्रदान करेगी वो राज्य सरकार देगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आप से कहीं भी वन तो लगा नहीं सकती है। तो ये आपका इसके अंतर्गत आता है। प्रतिपूरक वनोरोपण की राशि का 90% राज्यों को दिया जाना चाहिए, जबकि 10% केंद्र सरकार अपने पास रख सकती है। तो ये आपका यहाँ पर सिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वन दरोगा के नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पर सभी तरह के आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों वृक्षारोपण से संबंधित कुछ योजनाएं हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आपका वृक्षारोपण महाकुंभ योजना जो चलती है, तो यहाँ पर 2023 में 22 करोड़ पौधे सरकार लगाएगी और इसमें जो पौधे वितरित किए जाते हैं सभी लोगों को वो मुफ्त पौधे यहाँ पर मिलते हैं। तो ये आपका जो है वृक्षारोपण से संबंधित आपकी एक योजना है यूपी की, यानी कि यहाँ पर राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सरकार की। और मुख्य उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है किस कारण से ये लगते हैं पौधे, तो प्रदूषण खत्म करना और जल स्तर को बनाए रखना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपका महाकुंभ योजना है उत्तर प्रदेश के वृक्षारोपण योजना 2023 में इन पौधों को चुना गया है जो कि लगाया जाएगा। आपका आम का पेड़, नीलगिरी हो गया, जामुन, महुआ, सागवान, यानी अच्छे पेड़ हैं जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर देते हैं और
जिनका यूज भी किया जा सकता है बाद में, तो इस तरह के पौधे आपके यहाँ पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखिए, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2 प्रमुख योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे देश में 33%, क्योंकि 33% भाग पर आपका क्या भूमि पर वन होने चाहिए, तो यहाँ पर आपका इतने भूमि पर वनों के लिए इसका विस्तार किया जा सके, इसलिए राष्ट्रीय वनोरोपण कार्यक्रम योजना और हरित भारत राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों को जान लेते हैं। राष्ट्रीय वनोरोपण कार्यक्रम आपका क्या है, यहाँ पर देखिए इसको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सन 2000 किया गया, तो ये जरूर ईयर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, हरित भारत राष्ट्रीय मिशन, तो ये भी आपका देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको वनीकरण के लिए लाया गया है। और यहाँ पर देखिए ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर 20 फरवरी 2014 को ये जो राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को जो है केंद्र सरकार द्वारा इसको योजना के रूप में लाई गई है। तो ये योजना किसकी है, केंद्र सरकार की है, ध्यान रखिएगा। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 13,000 करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। 12वीं जो आपकी लास्ट वाली योजना है, और इसके अंतर्गत देखिए क्या है, यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत आने वाले मिशनों में से एक है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में प्राथमिकता वाले निम्नलिखित 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सौर ऊर्जा, इसके अंतर्गत देखिए जो आपकी जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है, उसके अंतर्गत आने वाली 8 राष्ट्रीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि जो आपका ग्रीन इंडिया मिशन है। तो ये और ये जो 8 मिशन किसके हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसके हैं जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, यानी कि CCCAP, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसके अंतर्गत 8 मिशन कौन से हैं, सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, टिकाऊ विकास, जल संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ बनाना, यानी हिमालय की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको टिकाऊ बनाना, ग्रीन इंडिया, टिकाऊ कृषि, जलवायु परिवर्तन के ज्ञान का रणनीतिक मंच, तो ये सब 8 इसके मिशन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 के क्रियान्वित 8 मिशनों में से एक है। इस मिशन के माध्यम से 6 लाख हेक्टेयर भूमि में वन रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है, तो यहाँ पे देखिए 2008 में जो प्रधानमंत्री उस समय के थे, उन्होंने जलवायु परिवर्तन परिषद जो है स्थापित किया था। योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक निजी भागीदारी और नागरिक समाज की कार्रवाई शामिल है। इसमें जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और समान ऊर्जा दक्षता, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये इसके अंतर्गत आती हैं चीज़ें। योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन यही है जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, वही 8 चीज़ें हैं। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हमने इसको दे दिया है, तो इसको एक बार और देख लीजिएगा। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, लेकिन ये 8 मिशनों में से आपके ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है, तो इनको याद रखना आपके लिए जरूरी है यहाँ पर, तो इनको जरूर यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कृषि वानिकी। अब यहाँ पर मेन इसको समझते हैं, कृषि वानिकी आपकी क्या है। तो कृषि वानिकी, कृषि और वानिकी यानी कि आपकी जो कृषि की जाती है, और वानिकी यानी पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं, दोनों से मिलकर ये शब्द बना है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, एक सुनियोजित ढंग से वृक्षों की खेती की जाती है, और आमतौर पर काष्ठ वृक्ष या झाड़ीदार पौधों जैसे बांस इत्यादि के साथ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, चारा उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब चीजें भी इसके अंतर्गत आती है। क्योंकि कृषि के अंतर्गत देखिए ये आपका पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। तो इनके साथ साथ आप पेड़ पौधों यानी वनों का विकास करना, यही आपका कृषि वानिकी है। यानी कि कृषि भी हो और वानिकी यानी कि जो है फॉरेस्ट का भी विकास हो। तो इस तरह इसके अंतर्गत इसको समझ सकते हैं। और इसमें कई प्रकार के पौधे आपके आते हैं जो इसका उपयोग भी किया जाता है। कृषि वानिकी के लाभ निम्नलिखित हैं, इनको देख लीजिए क्योंकि लाभ आपका आ सकता है। भूमि का सुनियोजित अनुकूलन और वैज्ञानिक उपयोग, दैनिक जीवन में उपयोग के लिए लकड़ी का भी प्राप्ति होती है, क्योंकि आप पेड़ पौधे लगाएंगे अपने खेतों या आसपास, तो वहाँ पर पेड़ उससे जो मिलेगा उसका उपयोग भी आप करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पशुओं के लिए चारा जलावन होता है गाँव में, यानी कि लकड़ी। नेक्स्ट यहाँ पर भूमिगत जल के स्तर में बढ़ोतरी, मृदा संरक्षण तथा मृदा की गुणवत्ता का संतुलन, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ सूखा की स्थिति में फसलों की क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में कृषकों की आर्थिक सुरक्षा भी इसी के अंतर्गत शामिल है। बेहतर जल प्रबंधन, रोजगार सृजन, तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। भारतीय वानिकी के पिता डेट्रिच बैट्रिस हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक ओडेम है। भारतीय कृषि विज्ञान के पिता MS स्वामीनाथन है। कृषि वानिकी की प्रणालियां क्या होती हैं, खेत संवर्धन, वही आपका खेत में आपका वृक्ष और फसल एक साथ होता है, तो इसमें कई चीजें, मेड़ पर आपके देखिए पेड़ लगा दिए जाते हैं, तो ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और खेत में क्या फसल होती है, उसके चारों तरफ यहाँ पर आपके पेड़ लगाए रहते हैं, आपने देखा होगा, तो ये आपकी इसके अंतर्गत आती है खेत संवर्धन प्रणाली। वन चारागाह प्रणाली के अंतर्गत देखिए वृक्षों के मध्य चारा घास उगाते हैं, और इसे नेपियर स्थानीय घास कहते हैं। कई बार वृक्ष के चारों के रूप में ये काम आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर उद्यान पद्धति है, तो इसके अंतर्गत पहले वन पौधे लगा दिए जाते हैं और उपलब्ध छोटे स्थानों पर फलदार वृक्ष लगा दिए जाते हैं, जैसे नींबू, केला, पपीता, अनानास, तो ये उद्यान पद्धति आपकी हो गई। यहाँ पर देखिए वन वर्धन जल पद्धति क्या है, इस पद्धति को जल वानिकी भी कहते हैं। इस पद्धति में तालाबों के चारों ओर पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, और जिनकी पत्तियां फल तालाब में गिरते हैं, इनका उपयोग मछली और अन्य जलीय जीव इसको खाने के लिए करते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बांस रोपण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। लघु वन उत्पाद ऐसे वृक्ष हैं जिनको कृषकों के विभिन्न प्रकार के वन उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर सहतूत हो गया, यानी कि यहाँ पर ये लघु वन
वनोत्पाद, छोटे पौधे होते हैं जिनसे इनको फायदा होता है कई तरह के, जैसे कि आपका लाख हो गया तो लाख की प्राप्ति होती है, मधुमक्खी पालन भी वृक्षों पर हो जाता है, रबड़, महुआ, गोंद इत्यादि के वृक्ष इसके अंतर्गत लगाए जाते हैं। नीम, आंवला, देखिए नीम और आंवला यहाँ पर जो वृक्ष मिलता है तो आंवला के भी वृक्ष अब इस समय लगाया जाना लगा है, बादाम का हो गया, तो ये सब वृक्ष लगाए जाते हैं लघु वनोत्पाद के अंतर्गत। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर कृषि वानिकी से की प्रमुख उपयोगी वृक्ष प्रजातियां, यानी कि कृषि वानिकी के लिए आप कौन से पेड़ पौधे लगाएंगे उसका यहाँ पर एक डिटेल दिया गया है। जैसे ईंधन चारा के लिए यदि आप चाहते हैं तो ये सब जो नाम लिखा गया है इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। करंज, जेट्रोफा, बबूल, सीरीस, ये सब पौधे लगा सकते हैं। जिनको इमारती लकड़ी प्राप्त करनी है वो ये सब पेड़ पौधे लगा सकते हैं, जिनको यहाँ पर जैसे शीशम, सागवान, आपका सखुआ हो गया, कटहल हो गया, आम हो गया, बांस हो गया। जलमग्न भूमि में यदि आपको पौधे लगाना है तो अर्जुन, जामुन, सफेदा ये सब लगा सकते हैं। रेगिस्तानी भूमि में यदि पौधे लगाना है तो बबूल, नीम, खैर इत्यादि लगा सकते हैं। बंजर भूमि में महुआ, बेर, जंगल, जलेबी इस तरह लगा सकते हैं। फलदार वृक्ष जहाँ पे होते हैं आम, अमरूद, लचीले, यदि आपको वृक्ष बागवानी वृक्षों की करनी है तो ये सब पौधे लगा सकते हैं। देखिए ये सब पौधे क्या है कि यहाँ पर उसी जलवायु के लिए बने हैं जहाँ जो यहाँ पर लिखा गया, तो उसमें ज़्यादा इनका विकास होगा। औषधीय पौधे के अंतर्गत आप ये सब पौधे जो है नीम, तुलसी, आंवला ये सब पौधे आप लगा सकते हैं। अर्जुन, नीम, करंज, तो ये हरा बहेड़ा ये सब पौधे आपके आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर माचिस, सलाई निर्माण, पत्तल उद्योग, सखुआ, देखिए पेड़ पौधे का उपयोग अन्य भी कई तरीकों से है। जैसे माचिस उद्योग का पूरा आपका इन्हीं पर पेड़ों पर ही आपका टिका हुआ है पूरा माचिस उद्योग, तो इस तरह इसके अंतर्गत पेड़ों का यहाँ पर महत्व बढ़ जाता है। कृषि वानिकी के संबंध में और चीज़ यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बहुत चीज़ें जोड़ रखी है जो आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर यहाँ पर काम आएगी, तो इसीलिए हमने एक्स्ट्रा चीज़ें भी जोड़ रखी हैं। 1948 में, यानी कि आपका देखिए 1948 में केंद्रीय कृषि वानिकी परिषद की स्थापना हुई थी, ईयर जरूर ध्यान रखिएगा। 1950 में आपका वन महोत्सव शुरू किया गया था। इसके अलावा 1952 में जब पहली भारतीय राष्ट्रीय नीति आई तो कृषि वानिकी को भी इसमें प्रमुख रूप से शामिल किया गया। 1988 में जब आपकी नई राष्ट्रीय वन नीति आई तो वृक्षारोपण वन विस्तार में कृषि वानिकी को और यहाँ पर भूमिका इसका जो है महत्व बढ़ा दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। कृषि वानिकी में कुछ बाधाएं हैं, तो यहाँ पर बाधाएं क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर बाधा के रूप में काम करती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अपर्याप्त अनुसंधान है इसके अंतर्गत, यानी ज़्यादा अनुसंधान इसके अंतर्गत नहीं किए गए हैं। इसके अलावा वृक्ष की कटाई, लकड़ी परिवहन और प्रबंधन के संबंध में बोझिल और निराशाजनक नियम कानून, यानी कि कोई यहाँ पर ढंग का कानून यहाँ पर नहीं बना गया है इसके अंतर्गत कृषि वानिकी के अंतर्गत। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति आपकी 2014 अपनाई गई है, केवल इसके अंतर्गत यही एक नीति आती है जिसमें इसको क्या किया गया है, नीति के अंतर्गत यही नीति आपकी आती है। इसमें इनसे संबंधित यानी बाधाओं और चुनौती से जो हैं उनसे निपटने का प्रयास आपका किया गया है इस नीति को बनाकर। कुछ हानियां यहाँ पर देख लीजिए कृषि वानिकी से हैं, जैसे कि आपका कृषि वानिकी प्रक्रिया में वृक्षों को फसल भूमि में रोपण के कारण फसल उपज कम हो जाती है, क्योंकि आप कृषि वानिकी का मतलब है अपने खेतों या आसपास की जगहों पर आप जब इसको लगाएंगे तो वहाँ पर यदि आप खेती कर रहे हैं तो सारा आपका क्या होता है, पोषक तत्व पेड़ में चला जाता है, तो वहाँ पर फसलों जो होती हैं उनका थोड़ा नुकसान होता है। तो ये आपका एक कुछ हानि है। वृक्षों को आकर्षित होने वाली प्रजातियों के कारण फसल और वृक्ष दोनों को नुकसान होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो वृक्ष जिस पे प्रजातियाँ होती हैं, जैसे आपका कीड़े मकोड़े हो गए या कुछ पक्षी हो गए, तो इसके कारण फसल को भी नुकसान होगा, क्योंकि पेड़ पे पक्षी आएंगे तो वो फसल भी आपका नुकसान करेंगे। वृक्ष कीटों के लिए परपोषी कार्य करते हैं जिससे फसलों को अधिक क्षति होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कृषि वानिकी नीति 2014 क्या है जान लेते हैं। तो 2014 में आई गई है, इसको ध्यान रखिएगा। किसानों को आय के अतिरिक्त स्रोत के लिए, यानी कि किसान जो क्या होते हैं कृषि करते हैं उनको आय और चाहिए होता है, तो ये आपकी नीति लाई गई थी जिससे आप पेड़ पौधे उगा सकते हैं अपने फसल के साथ साथ। तो यही आपका एक मेन यहाँ पर उद्देश्य है। उसके लिए पेड़ जो है प्रोत्साहन दिया जाता है, पेड़ भी आपको दिया जाता है जो किसान होते हैं। योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कुछ जान लेते हैं। कृषि वानिकी के लिए उप मिशन योजना एक लाई गई थी जिसे राष्ट्रीय समन्वय कृषि मिशन कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाम यहाँ पर नामसा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। भारत विश्व का पहला देश है जिसने राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति की शुरुआत की है, और इसे सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन भी कहा जाता है। किसको? इसी को, ये आपका जो समन्वय कृषि मिशन है इसे सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यही एक दो पॉइंट है, ज़्यादा यहाँ पर कोई खास पॉइंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए योजना के तहत औषधीय महत्व वाली वृक्ष प्रजातियों को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, नामसा, और ये 2014-15 में आई थी, और इसका उद्देश्य कुछ यहाँ पर है, उसको देख लेते हैं। वही आपका उद्देश्य है कृषि को अत्यधिक उत्पादक, टिकाऊ और पारिश्रमिक और जलवायु को लचीला बनाना, मिट्टी में नमी संरक्षण के उपाय, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, कुशल जल प्रबंधन और प्रथाओं, मुख्य धारा की तकनीकी का उपयोग करना। तो ये सब चीज़ें पेड़ लगाकर जो पेड़ पौधे आप लगाएंगे उसी के द्वारा इनका सब जो है विस्तार होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति के लक्ष्य क्या है। नीति जो लाई गई थी तो नीति का लक्ष्य क्या होगा,
उत्पादकता में वृद्धि करना, छोटे किसानों को आर्थिक लाभ यहाँ पर मिलता है, इससे पर्यावरण भी संरक्षण होता है और वन्य आच्छादन में वृद्धि होती है। वानिकी क्षमता तथा अनुसंधान को सुदृढ़ करना, ये सब चीजें इसके अंतर्गत शामिल है। उद्देश्य वही है जो ऊपर हमने अभी पढ़ लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों सामाजिक वानिकी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक वानिकी क्या है, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाया गया कार्यक्रम होता है। यानी कुछ लोग यहाँ पर इसके लिए पेड़ पौधे लगाते हैं जिससे सभी लोगों को यहाँ पर फायदा उससे मिलता है। तो इस तरह में कौन से पौधे लगाए जाते हैं, जैसे फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं, तो इससे O2 यानी ऑक्सीजन तो सभी को मिलेगा, इसके साथ ही इसके जो फल जो होंगे वो सभी लोग यहाँ पर इसका जो है सभी को इससे मिल सकता है, सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें आती हैं सामाजिक वानिकी के अंतर्गत। यहाँ पर देखिए कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है, शहर वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। यानी जो शहर में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो शहर वानिकी हो गया, गांव में जो लगाए जाते हैं ग्राम वानिकी हो गया, और फार्म वानिकी यानी कि जो आप खुद के लिए लगाते हैं वो फार्म वानिकी आ गया। तो ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय कृषि आयोग एनसीए के अनुसार सामाजिक वानिकी 3 प्रकार की होती है, ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी, जिसको फार्म फॉरेस्ट्री कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की होती है, केवल यही इंपॉर्टेंट है और उनके नाम इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत परिवर्तन कुछ हुआ है, जैसे 1830 में आपका 4 प्रकार के वनों का जो है दर्जा दिया गया था। आपका जलवायु की दृष्टि से सुरक्षित वन हो गए आपके, उसके अलावा बहुमूल्य इमारती जो है प्रदान करने वाले वन हो गए, छोटे वन हो गए और चारागाह। तो ये आपके 4 केवल वर्गीकरण किया गया था, कब? 1830 में। इसके अलावा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में जो है वर्गीकरण जो किया गया उसमें 4 प्रकार के रखे गए, जिसमें सुरक्षित हो गया वन हो गया, और राष्ट्रीय वन जो कि आरक्षित वन आपके होते हैं, ग्रामीण वन और वृक्ष भूमि, ये रखा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कृषि वानिकी के विस्तृत लाभ यहाँ पर हमने अलग से दे रखा है, और ऊपर हमने लाभ के बारे में पढ़ ही लिया था, तो इसको आप और विस्तृत रूप से इसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में दे देंगे, या तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, बाकी पीडीएफ हम दे देंगे, उसमें आप पूरी तरह इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ लाभ